आइए, अभी तक हमने रॉड का रोटेशन देखा था एक एक्सिस के अबाउट, बट रॉड जो थी वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में थी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़े, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, बट जो रॉड है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कुछ किसी थीटा एंगल पे रखी हुई है। मतलब ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रॉड ऐसे है, और रॉड का रोटेशन कुछ ऐसे थीटा एंगल पे अगर हो रहा है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा हम उसकी बात करते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर रॉड हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस दूर, यहां से एक एक्स डिस्टेंस को अज्यूम करेंगे, और उस एक्स डिस्टेंस पे एक डीएल एलिमेंट को चूज करेंगे। यहां पर एक डीएक्स एलिमेंट को चूज कर लेते हैं, ये लो डीएक्स एलिमेंट। ठीक है, ये रहा, ये जो शेड करके मैंने रीजन दिखाया ये डीएक्स एलिमेंट है। चलिए सिंपल सीधी सी बात, हम जानते हैं कि ये जो dx एलिमेंट होगा इसका कुछ dm मास होगा। सो मास ऑफ दिस dx एलिमेंट मैं यहां पर लिखता हूं, मास ऑफ dx एलिमेंट इज dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, ये मेरे पास मास ऑफ दिस एलिमेंट निकल के आता है। अब लैम्डा कितना होगा, तो देखो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन रॉड है तो m अपॉन एल। अब तो समझ गए होंगे सब लोग कि किस तरीके से अपन को मास डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dm इज इक्वल टू m बाय एल, dm इज इक्वल टू m बाय एल इंटू dx। सीधी सिंपल सी बात, सही है। ये तो बात हो गई dm की। ठीक है, इसका इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन का मास कितना है। चलिए, अब हमें इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन का मास अगर पता चल गया है तो ये एंगल है थीटा। हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये r कितना है, क्योंकि हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर जो इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर के अंदर जो x होता है वो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये निकालना चाहते हैं हम। ये कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ इस तरीके का। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज x, दिस डिस्टेंस इज r, ये है थीटा, ये है 90 डिग्री। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहां से अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू r बाय x, और वी कैन से दैट r इज इक्वल टू x साइन थीटा। हम अब इस पूरे इक्वेशन को यहां से dm की वैल्यू लेंगे, यहां पर हम r स्क्वायर की वैल्यू लेंगे, और इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर इज इक्वल टू i में पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट करते हैं व्हाट इज हैपनिंग, देखिए ध्यान से, पुट करो तो dm की जगह हम पुट करेंगे m बाय एल इंटू dx। चलिए, मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, r कितना x इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, तो देखिए x की वैल्यू जो है ये मिनिमम कितनी हो सकती है 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है l। सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू l। पुटिंग द लिमिट, कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लो, तो साइन थीटा कांस्टेंट, m बाय एल कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास m बाय एल साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx बन जाएगा x क्यूब बाय 3। लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू l। पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो वैल्यूज को पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुट करते ही मेरे पास वैल्यू बचेगी m बाय एल इंटू एल क्यूब बाय 3 इंटू साइन थीटा। ये यहाँ से एक एल कैंसिल, आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। And this is the moment of inertia of this particular rod about the axis। कौन सी एक्सिस, ये पर्टिकुलर एक्सिस, जब रॉड किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हो। सिंपल सा डेरिवेशन है, उसी तरीके से करा है जिस तरीके से हम सारे डेरिवेशन करते आए हैं। फटाफट हैंड रेज करके बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। देखिए, अब अपन देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर, ठीक है, जिसको हम स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। आइए ध्यान से देखेंगे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है।
हॉलो का डेरिवेशन हम क्लास में करेंगे, सॉलिड स्फेयर का डेरिवेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो लो, यहां पर मैं लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फेयर। ठीक है, हॉलो स्फेयर को हम स्फेरिकल शेल के नाम से भी जानते हैं। हॉलो स्फेयर को हम स्फेरिकल शेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका देखेंगे आगे चलते, देखिए ध्यान से। ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, दिस इज द स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलिए ये इसका इक्वेटर मान लेते हैं। इक्वेटर मतलब एक ऐसी लाइन जो कि इसको दो हेमिस्फेयर, इक्वल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करे। चलिए, यहां से एक तरफ का रेडियस जो है दैट इज कैपिटल आर। क्या है? एक तरफ का रेडियस है कैपिटल आर। चलिए, हमने क्या किया, किसी भी थीटा एंगल पे गए। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन मानी, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी थीटा एंगल पे जा रहे हैं फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी भी थीटा एंगल पे चले गए। चलिए, थीटा एंगल पे जाने के बाद हम यहाँ पर मानेंगे एक स्ट्रिप। ठीक है, एक एलिमेंट को अज्यूम करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल शेल। शेल क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। तो जो भी मास है वो कहां पर रहेगा? जो भी मास है वो इसके सरफेस पे रहेगा। तो वी कैन से यहाँ पर कौन सी डेंसिटी हो गई? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण यहाँ पर जो सरफेस मास डेंसिटी होगी वो m अपॉन ए होगी। और एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? तो एरिया ऑफ स्फेयर होता है m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इट इज। सो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ गई। मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे गया, एक डी थीटा एलिमेंट को मैंने चूज किया। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये छोटा सा एक एंगल और मान रहा हूं, दिस इज डी थीटा एलिमेंट। अब इस डी थीटा की वजह से यहां पर एक स्ट्रिप बन रही होगी। ध्यान से देखिए, ये मैं शेड करके भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रिप बन रही है, फॉर्म हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रिप फॉर्म हो रही होगी ऊपर की तरफ, ऐसे पूरे से स्ट्रिप फॉर्म हो रही होगी। डी थीटा एलिमेंट अपन ने यहाँ पर माना है। ठीक है, डी थीटा एलिमेंट जो है उसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रिप फॉर्म हो रही है। यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का पर्टिकुलर एरिया जो है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू डीए। अब ये डीए किसके बराबर होगा? तो ध्यान से देखिए, हम स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालते हैं। हम स्ट्रिप को कहीं से भी कट करेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। स्ट्रिप को कहीं से भी कट करेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करो, तो यहां से अपन ने इसको कट किया, कट करके ओपन कर लिया। ओपन कर लिया तो मुझे स्ट्रिप दिखेगी कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर। इस तरीके से क्या दिखेगी? रेक्टेंगुलर दिखेगी। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की अगर यहाँ थिकनेस देखी जाए तो ये है थिकनेस dx। क्या थिकनेस है? dx है। लेकिन इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ देखी जाएगी तो हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे। और सर्कमफेरेंस कितना होगा? इसका 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होगा। और आर कितना है यहाँ पर? देखो, मैं यहाँ पर आर ले रहा हूँ स्मॉल आर, क्योंकि देखो रेडियस तो कैपिटल आर था, लेकिन यहां से यहां तक का रेडियस कितना होगा? स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट that the length of this particular strip is 2 pi into small r, and इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? dx है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? dx है। तो जो dA की वैल्यू क्या बनेगी? एरिया की वैल्यू बनेगी लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इज 2 पाई आर, विड्थ इज dx। सो 2 पाई आर dx मेरे पास क्या आ गई वैल्यू? एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकल के आया। चलिए, अब इसमें अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, समझना। मैं जानता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर आर्क है ऐसा, और ये सबटेंड करता है एंगल थीटा, सो आर्क की जो लेंथ होती है a इज इक्वल टू आर थीटा होती है। क्या होती है? आर थीटा। ना यहां पर क्या है, मेरे पास ये dx एलिमेंट है। ये dx एलिमेंट क्या है? आर्क। आर्क कितना एंगल सबटेंड करता है? तो d थीटा एंगल सबटेंड करता है। सो यहां से अपन डायरेक्टली कह सकते हैं
कि जो हमारा पर्टिकुलर dx है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, dx की वैल्यू निकल के आई d थीटा इंटू रेडियस, और यहां से यहां तक रेडियस कितना होगा, ये होगा मेरे पास कैपिटल आर ओनली। सो मैं इसको कह सकता हूं r इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ये फॉर्मूला हमने यूज करके क्या निकाला, dx आर्क की वैल्यू निकाली है। सिंपल सी बात। अब ध्यान से देखिए, एक और सिंपल फंडा अपन यहां पर देखेंगे। अच्छा डेरिवेशन है, बहुत अच्छा। क्लास में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको फील आए थोड़ी कि हो क्या रहा है यहां पर। चलिए, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम निकालेंगे कि भाई यहां से यहां तक का जो ये आर डिस्टेंस था, इसको निकालने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल आपको शेड करके दिखा रहा हूं। देखो, ये एक यहां से वैल्यू, यहां से और यहां से, ये एक छोटा सा ट्राइंगल मैंने आपको यहां पर शेड करके दिखाया। इस ट्राइंगल को अगर मैं इधर फॉर्म करूं, ये देखो ये ट्राइंगल, इसमें ऊपर है आर, ये एंगल है थीटा, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज 90 डिग्री। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आती है, साइन थीटा इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हो गया आर, हाइपोटेन्यूज हो गया कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू यहां से कितनी निकली, तो आर साइन थीटा निकली। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन से दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा, एंड dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो आर डी थीटा आ गई। क्या आ गई, आर डी थीटा। दोनों को उठा के अपन पुट कर देंगे डीए वाले क्वेश्चन के अंदर, और डीए की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, तो डीए की वैल्यू बनेगी 2 पाई, स्मॉल आर की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल आर साइन थीटा, सो कैपिटल आर साइन थीटा, एंड dx की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल आर डी थीटा। तो जो वैल्यू बनती है वो बनती है 2 पाई r² इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये फाइनल वैल्यू मेरे पास निकल के आई डीए की। पहले मुझे फटाफट सभी लोग यहां तक बताएंगे कि किसको इस पॉइंट तक कोई डाउट है। इस पॉइंट तक किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे एक बार हैंड रेज करके बता दो, अपन डाउट पहले क्लियर करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। 2 पाई r² साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हमने डीए एरिया एरिया की निकाली है। तो ये एरिया निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ स्ट्रिप, मास ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू डीएम, और डीएम होगा सिग्मा डीए के बराबर। एंड सिग्मा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कैपिटल एम टोटल मास डिवाइडेड बाय 4 पाई r² टोटल एरिया। करो, तो डीएम की वैल्यू यहां से क्या बनती है, डीएम की वैल्यू बनती है कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 4 पाई r² मल्टीप्लाइड बाय डीए विच इज 2 पाई r² साइन थीटा डी थीटा। ये देखो, ये इससे कैंसिल 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा, सबको क्लियर होना चाहिए। तो डीएम की वैल्यू यहां पर कितनी निकल के आ रही है, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ डीएम इज m अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा। ये तो वैल्यू भी अपन ने मास की कैलकुलेट की है बेटा। ये वैल्यू किसकी कैलकुलेट की है, मास की। सिंपल सा फॉर्मूला है, बार बार लॉजिकली चलो, हर चीज में लॉजिकली चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज में लॉजिकली चलो, कोई दिक्कत किसी में भी नहीं देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाउ व्हाट वी विल डू, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम r²। सही है कि नहीं, डीएम इंटू r²। डीएम की जगह अपन ये पुट करेंगे, आइए पुट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m/2 साइन थीटा डी थीटा इंटू r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R² इंटू साइन² थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला बना। ठीक है, सिंपल सी बात। फटाफट हैंड रेज करके बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, अब मैं बोर्ड रब करूंगा। फटाफट हैंड रेज करके बताओ।
चलिए यहां तक क्लियर है, मतलब बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब बोर्ड ड्रॉप करते हैं अपन यहां से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, कैन कम इन योर एग्जामिनेशन दिस डेरिवेशन। सी नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लो। तो देखो m कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन क्यूब थीटा। तो ये बना m कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब मेरे पास लिमिट अगर देखी जाए तो इस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि थीटा मिनिमम तो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम थीटा किसके बराबर हो सकता है, पाई के बराबर। मिनिमम इस थीटा की वैल्यू देखो तो 0, और मैक्सिमम थीटा की वैल्यू देखो तो पाई के बराबर। तो मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज पाई। सो 0 से पाई तक इसको करना है इंटीग्रेशन। लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं आता है जिससे हम साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल पाए। हमारे पास साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला अभी तक प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ टोटली डिफरेंट मेथड इन इंटीग्रेशन, जिसमें अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाए तो आप इसको अज्यूम करते हो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बराबर, और वहां से इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहले इसको आई को लिख देता हूं mr² by 2, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 0 से पाई, इसको लिखूंगा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी 1 माइनस यहां पर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा कर देता हूं। डायरेक्ट नहीं करते, देखो एक स्टेप लिखेंगे अपन। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा अलग लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या लिखेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, साइन स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपन लिख सकते हैं mr²/2 इंटीग्रेशन साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा डी थीटा। सिंपल सी बात। ये भी अपन ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब मैं लेट कर रहा हूं, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। कॉस थीटा को कितना मान लेता हूं, टी मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, टी मान लेता हूं कॉस थीटा को। चलिए हम सभी लोग जानते हैं अगर कॉस थीटा को मैंने यहां पर टी मान लिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी। देखो कॉस थीटा को अगर मैं टी मान लूं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो इस तरफ क्या बनेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा, और उस तरफ बनेगा डी टी बाई डी थीटा। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मेरे पास डी टी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या बनी, माइनस साइन थीटा। यहां से अब अपन क्या करेंगे, डी थीटा को इधर ले जाएंगे। सो वी कैन से दैट साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस डी टी के बराबर निकल के आई। इसको भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए साइन थीटा एंड डी थीटा किसके बराबर है, माइनस डी टी के बराबर, और कॉस थीटा किसके बराबर है, टी के बराबर। कॉस थीटा किसके बराबर है, टी के बराबर। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी डू द इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इसको समझना क्या हो रहा है यहां पर। तो ये मैं दोनों को जब इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन बनती है आई इज इक्वल टू mr²/2। ब्रैकेट में क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी टी। ये बन गया। मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाता हूं तो ये बनेगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू mr²/2 आई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब एक बार देखो लिमिट क्या थी, 0 थी, तो 0 को इसमें पुट करो तो cos 0 इज 1, सो लिमिट हो गई 1। एंड जब एक बार पाई को पुट करूंगा मतलब 180 को पुट करूंगा तो 180 cos 180 इज -1, तो 1 से
-1 तक मैं क्या करूंगा, अब इसको इंटीग्रेट। अब देखो मुझे पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t ही होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज mr²/2, ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा t³/3 और ये बनेगा -t, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेके -1 तक। सो अपर लिमिट -1 है, लोअर लिमिट 1 है। -1 को पुट करो, फिर लोअर लिमिट को पुट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकल के आएगा 2/3 mr²। ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा, और इस तरीके से इसका पूरा डेरिवेशन किया जाता है। काफी बड़ा डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे किया भाई, साइन क्यूब थीटा का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, इसको साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख देता हूं। कॉस थीटा को टी मान लेता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू dt/थीटा हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसे। यहां से मेरे को साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू मिल गई -dt, तो कॉस थीटा की जगह मैंने टी रख दिया, तो ये हो गया 1 - t²। देखो यहाँ पर, और साइन थीटा डी थीटा की जगह मैंने -dt रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अंदर ही आएगा, t² -1 हो जाएगा, dt हो जाएगा। लिमिट अब चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने थीटा चेंज कर दिया ना, अब थीटा थोड़ी ना पॉलिनोमियल हो गया, तो मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसमें 0 पुट करता हूँ तो t की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और एक बार इसमें 180 पुट करता हूँ तो t की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। दोनों को यहाँ पर जैसे ही मैंने पुट किया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, mr²/2, इंटीग्रेशन करेंगे t³/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/3 mr² आएगा। एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फेयर की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, अगर आपकी एक्सिस जो है, दैट एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो अपन बोलेंगे 2/3 mr²। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फास्ट बेटा फटाफट। क्लास में जितने भी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें ना जब आप क्लास के अंदर शुरुआत में कराते हो तो समझ में आता है, लेकिन बाद में हमसे क्वेश्चन नहीं होते, तो वो इसलिए नहीं होते क्योंकि यू आर नॉट रेगुलर इन द क्लास। और कुछ रेगुलर बच्चे भी हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं होते, बिकॉज क्यों नहीं होते, बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट होम। आप घर पे जाते हैं, मतलब घर पे ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप घर पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको आप एक कहानी की तरह पढ़ते हो। आप उसको बुक खोल लेते हो और रीड मारना शुरू कर देते हो। फिजिक्स कभी भी रीडिंग से नहीं आती, फिजिक्स कभी भी रीडिंग से नहीं आएगी। जितना रीडिंग करोगे ऐसा लगेगा कुछ नया ही होता जा रहा है। हमेशा फिजिक्स को जब भी करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करोगे, तब जाके आपको फिजिक्स की फील आनी शुरू होगी। सो आपका बेसिकली काम क्या होना चाहिए, टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो कि क्लास के अंदर करवाया जा रहा है। आप पहले उन क्वेश्चंस को करो, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। फिर आपके पास जो बुक्स हैं, आप उन बुक्स को रेफर करो। आप उन बुक्स के अंदर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, आप उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो आपकी नजर तुरंत सॉल्यूशन पे चली जाएगी और आप प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम होता है टू सॉल्व ऑल दी क्लासरूम क्वेश्चंस जो क्लासरूम में कराए जा रहे हैं। उसके बाद आपका काम है टू सॉल्व ऑल दी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आपको शीट्स वगैरह भी मिलती रहती है, आप उसके क्वेश्चंस करो। जब इतना ही सारी प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको फिजिक्स में फील आने लगेगी। ठीक है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स। देखा जाए तो हर बार आपके एग्जाम्स में मैं नया क्वेश्चन डाल सकता हूँ, हर बार, ईच एंड एवरी टाइम। और आपको लगेगा कि हर बार नया क्वेश्चन आ रहा है, इतना कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से फिजिक्स की तैयारी की जाती है। आइए, तो होलोस्फेयर की बात की, तो होलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया, दैट इज 2/3 mr²। यहीं पे अगर सॉलिड स्फेयर होता, यहीं पे अगर सॉलिड स्फेयर होता तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता, हम उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिए, अब मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं ना, उन सभी को एक जगह पे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
तो जो फॉर्मूले हैं उनको आप भी अपने पास, जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो, प्रिपेयर करते हो, उनके अंदर आपके फॉर्मूले मेंशन होने चाहिए हर जगह। चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की थी एक रॉड की। रॉड के सेंट्रल एक्सिस से चले जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है ml²/12। रॉड के एंड एक्सिस से चले जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है ml²/3। एक डिस्क की बात करते हैं, अगर इस डिस्क के सेंट्रल एक्सिस से पास करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr²/2 मिलता है। डायमीटर एक्सिस की बात करोगे तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 मिलता है। और टेंजेंशियल एक्सिस की बात करोगे तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट 5 mr²/4 मिलता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला है आपको याद होने चाहिए, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। चलिए, दूसरी चीज, अगर मैं रिंग की बात करूं तो ये मेरे पास एक रिंग है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां से थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि सारा का सारा मास जो है वो इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से। चलिए, अगर इसकी सेंट्रल एक्सिस की बात की जाए तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। अगर मैं इसकी डायमीटर एक्सिस पे चला जाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। और अगर इसकी टेंजेंशियल एक्सिस पे चला जाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr²/2 होता है। तो ये तीनों की क्या आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों डायग्राम्स के देख लिए। फिर हमने देखा कि अगर एक रॉड को किसी थीटा एंगल पे रख दिया जाए, उसका पूरा डेरिवेशन देखा अपन ने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 sin² थीटा, इस तरीके से। अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो I = समेशन mr²। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। एक हॉलो स्फीयर की बात करें, किसकी बात करें, हॉलो स्फीयर के सेंट्रल एक्सिस की अगर बात करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² आता है। एक सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर की। तो इसके सेंट्रल एक्सिस, सॉलिड स्फीयर क्या होता है, जैसे एक बॉल, क्रिकेट बॉल को कभी तोड़ के देखोगे, काट के देखोगे तो अंदर से पूरी वो फिल्ड होती है, अंदर कोई कहीं पे भी खोखली जगह नहीं है। मतलब एक क्रिकेट बॉल जो है वो कैसे बिहेव कर रही है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रही है। थ्रू आउट उसके अंदर मास प्रेजेंट है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो वी कैन से फॉर अ सॉलिड स्फीयर distribution is volumetric, and if the distribution is volumetric, so the moment of inertia about this central axis of the solid sphere will be equal to I = 2/5 mr²। याद रखना है कितना होता है, 2/5 किसका, सॉलिड स्फीयर का। और शेल का कितना होता है, 2/3 mr²। शेल का कितना होता है, तो 2/3 mr²। आपको शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा। चलिए, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं रिंग को, डिस्क को देखूं, डिस्क कुछ इस तरीके से होती है, ये ऐसे, ठीक है। इस डिस्क को अगर देखा जाए और इस डिस्क की थिकनेस को मैं इंक्रीज कर दूं, इस डिस्क की अगर थिकनेस को इंक्रीज कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिल जाए। क्या मिल जाएगा, सिलेंडर। मतलब जो डिस्क है उसको अगर थोड़ा थिकनेस बढ़ा दूं तो सिलेंडर मिल जाएगा। और सिलेंडर जो है एक्चुअली में वो क्या है, मोटी डिस्क है। अगर मैं सिलेंडर को देखूं तो सिलेंडर इज एनालॉगस टू व्हाट, डिस्क। डिस्क बस पतली होती है, सिलेंडर मोटा होता है, थिकनेस ज्यादा होती है, सिलेंडर की हाइट होती है। सो वी कैन से कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस का डिस्क का आता है mr²/2, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सॉलिड सिलेंडर का भी देखने को मिलेगा mr²/2। तो यहां पर लिख लो mr²/2। सॉलिड सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, सो वी विल ऑलवेज से mr²/2। अगर मैं एक हॉलो सिलेंडर देखूं लाइक दिस, ध्यान से देखना, समझना हॉलो सिलेंडर कैसा होता है। इस तरीके का, अगर मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खोखला है, तो हॉलो सिलेंडर देखो किसकी तरह दिखा, देखो अगर रिंग को देखते हैं तो रिंग कैसी दिखती है, अंदर से खोखली, ठीक है। रिंग अगर मेरे पास ऐसे सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर है जिसकी थिकनेस बहुत पतली है, अगर मैं उसकी थिकनेस बढ़ा दूं तो वो क्या बन जाएगी, एक होलो सिलेंडर।
और हॉलो सिलेंडर विल बिहेव लाइक ए रिंग ओनली, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रहेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं हॉलो सिलेंडर। तो याद रखना है कि अगर हॉलो सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो है mr² ओनली, एनालॉगस टू रिंग। ठीक है, जो रिंग का था एग्जैक्टली सेम किसका चलता है, हॉलो सिलेंडर का। और अगर जो डिस्क के लिए हमने बात की थी एग्जैक्टली सेम किसके लिए चलेगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए, क्योंकि अगर डिस्क पतली है तो सॉलिड सिलेंडर थोड़ा मोटा है, थिकनेस ज्यादा है। फटाफट बताइए ये सारे फॉर्मूले सबको क्लियर हुए कि नहीं, फास्ट। तो आज की क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्कशन पूरा कर लिया है। ठीक है, हमने सारे डिस्कशन कर लिया, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सिस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात सब कुछ कर चुके हैं। अब आती है इसकी शीट। तो आज आपको शीट मिलेगी, उस शीट को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसका डिस्कशन जब आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे, जो डाउट्स होंगे मैं उस डाउट्स को क्लास के अंदर लूंगा। तो आप लोग जो भी सॉल्व कर लेंगे मुझे व्हाट्सएप पे बता देना दैट सर ये वाला क्वेश्चन डाउट है, ये क्वेश्चन डाउट है, हम उनको क्लास के अंदर विद इन स्पैन ऑफ 2-3 डेज डिस्कस कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, दैट टॉपिक इज सॉरी रोटेशन में, दैट टॉपिक इज टॉर्क। रोटेशन हो रहा है तो उसको करवाने के लिए कोई एजेंट होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर एजेंट होगा जो उसे रोटेट करवाएगा। हम जानते हैं कि अगर फोर्स लगाएं किसी बॉडी पे तो वो लीनियरली आगे मूव कर जाती है या ट्रांसलेशनल मोशन शो करती है। लेकिन एक दरवाजे को देखो, अगर आप दरवाजे के एक एंड से पकड़ के फोर्स लगाते हो तो दरवाजा ट्रांसलेशन मोशन शो नहीं करता, दरवाजा रोटेट होता है, डोर जो है वो रोटेट होता है। इसका मतलब रोटेशन भी फोर्स के एप्लीकेशन से लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कैच है, हम यहाँ पर फोर्स की वजह से रोटेशनल इफेक्ट को जब चेक करते हैं तो एक नया नाम निकाल के लेकर आते हैं विच इज नोन एज टॉर्क। क्या बोलते हैं जिसे, टॉर्क बोला जाता है। सो कल की क्लास जो रहेगी हमारी दैट विल बी टोटली बेस्ड अपॉन टॉर्क। और टॉर्क को ही हम क्या बोलते हैं, तो टॉर्क को ही हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोलते हैं, तो टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। कल की क्लास का टारगेट हमारा यही रहेगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद किसी को कोई डाउट आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को फिर खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।